द न्यूज रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीस सूद और आज हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका द न्यूज रडार। शुक्रिया आपका। चंद्रशेखर जी, पिछले वर्ष की अगर बात करें, एक साल पहले एक स्वयंवर रचा गया, 10 राजा मौजूद थे यहाँ पे, लेकिन हार जो था वो आपके गले में पड़ा। जब हार आपके गले में पड़ गया तो बाराती भी तैयार हो गए, शादी की तैयारियां भी लग पड़ी, लेकिन एक साल हो गया, हमारे दूल्हे के सिर पे सेहरा नहीं सजा। क्या कमियां रह गई ऐसी? आपका इशारा जिस तरफ को है उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि धर्मपुर की जनता ने एक बड़ा परिवर्तन बहुत लंबे समय के बाद किया और मुझ पर संभावनाओं और उम्मीदों और जो जो जिम्मेवारियों का एक उन्होंने सौंपा है, मैं उसके प्रति आज भी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और ये तो अब चुनावों के नतीजों के बाद के हालात पैदा हुए हैं, जिस पे आप ये संज्ञान आपने जो दुल्हे वाला लिया है, ये उसके बाद के हालातों के हिसाब से आपकी बात है। और मुझे लगता है कि ये इसके बारे में मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ जो इसका जवाब दे पाऊँगा। चंद्रशेखर जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसका जवाब नहीं दे सकते। जवाब तो आप हमें नहीं दे सकते, लेकिन जवाब आपको मुख्यमंत्री से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि 10 विधायक मंडी के थे, सिर्फ सारे के 9 भाजपा के थे, अकेले आप हैं जो कांग्रेस के थे। और ये आप पूर्व मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से हैं। आपने एक ऐसे कद्दावर नेता को मात दी है जो भाजपा में, जिसका कद बहुत बड़ा था, महेंद्र सिंह ठाकुर की मैं बात कर रहा हूं। बावजूद उसके भी आपको कोई तरजीह नहीं दी गई है। एक साल होने को आया है, आपको ना किसी बोर्ड, किसी चेयरमैन तक नहीं बनाया गया, सीपीएस नहीं बनाया गया, मंत्री पद आपको नहीं दिया गया। कोई कुछ आपने कभी मुख्यमंत्री से जाहिर की है अपने दिल की बात? देखिए, पहले दिन से मैं इसमें बड़ा साफ हूँ, और वो ये कि मुझे बहुत लंबे संघर्षों के बाद धर्मपुर की जनता ने इस लायक बनाया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। और चुनावों के नतीजे हैरत भरे रहे जिला मंडी के लिए। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। मेरा पूरा का पूरा जिला इससे आज दुखी है, खिन्न है, और उसकी टीस जब भी आप चौक चौराहों पे जाते हो, उसकी टीस महसूस होती है कि जो नतीजे अपेक्षाकृत आने चाहिए थे इस जिला से, वो नहीं आए। और उसके पीछे का जो समझ आती है बात, वो ये आती है कि जिला मंडी के लोगों को लगा कि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, जबकि मुख्यमंत्री से हासिल हमें कुछ भी नहीं हुआ था पिछले 5 वर्षों के अंदर। जो उम्मीदें की जाती है कि जिला के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता था, वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उनको या उस तरफ को अपना जनमत दिया। और आज के संदर्भ में अगर ये हम इस बात को देखें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से विधायक बन पाया हूँ, और अगर उनकी ब्लेसिंग नहीं रही होती तो शायद मुझे इस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी टिकट नहीं मिलता। एक बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी इतने अनुभवी हैं, उनको कब किसको कहाँ मौका देना है, किस राजनीतिक तस्वीर को उनको खींचना है, उसको बेहतर वही जानते हैं। और अखिल भारतीय नेतृत्व हमारा पार्टी का इस बात को जानता है कि किस वक्त में कब कहाँ क्या करना है। बहुत परिपक्व लोग हैं और उपयुक्त समय पर सब बातों का निपटारा होगा। चंद्रशेखर जी, बात आपकी हम मान लेते हैं, ये सही है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि जैसे यहाँ 10 में से 9 सीटों पे भाजपा की जीत हुई, तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो यही मानते हैं कि हार तो चंद्रशेखर जी की भी होनी थी, लेकिन ये जो उनकी जीत है वो उनकी जीत नहीं है, महेंद्र सिंह की हार है, जिस कारण उन्हें एक ये जीत मिली है। वो कहते हैं कि इनके आपसी जो लड़ाई जो थी 3 नेताओं की, इनके महेंद्र सिंह ठाकुर, इनके बेटे रजत ठाकुर और वंदना ठाकुर, इन तीनों की जो लड़ाई है उसमें चंद्रशेखर जी की जीत हुई है। ये उनकी जीत नहीं है, महेंद्र सिंह की हार है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके परिवार के बारे में जिस वक्त हम बात करते हैं, ये पिछले 3-5 सालों के अंदर ये सारी पैदावार की गई। ये महत्वाकांक्षाएं महेंद्र सिंह जी की रही होगी कि उनको अपने परिवार को स्थापित राजनीति में करना है, वो उनकी भूल भी थी। एक। दूसरा, हमने भी पिछले 32-35 सालों में सार्वजनिक जीवन में, छात्र जीवन से लेकर अब तक जनता के बीच में बहुत से संघर्ष लड़े, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, और सरोकार हमेशा राजनीति के केंद्र बिंदु में जनता रही।
इस बात को भी जनता ने जनता ने इसको महसूस भी किया। और 12 से 17 के बीच में जिस वक्त हम इनसे बहुत कम मार्जिन से हारे, हमने अपना कार्य नहीं रोका बल्कि धर्मपुर को नए आयाम दिए। आपको मालूम है धर्मपुर के अंदर तहसील तक नहीं थी। मैं आपको बताऊं 2012 से पहले धर्मपुर कोई तहसील नहीं थी, धर्मपुर कोई सब डिवीज़न नहीं था। सारा का सारा जनता का कार्य 80-80 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर दूर से आकर होता था। सरकाघाट हमारा मुख्य केंद्र हुआ करता था। ये हमारे राजनीति में आने के समय में जब हमने जनता के बीच में कार्य किया, हमें समझ आ गया कि विकेंद्रीकरण, जो प्रशासन का शासन का विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है। इसलिए 2014 में हम सब डिवीज़न धर्मपुर खोला, 2015 में हमने तहसील लाई, थाना खोला, कॉलेज लाए, संधोल कॉलेज लाए, धर्मपुर कॉलेज लाए और सब डिवीजन वेटनरी वहाँ पे लाया। वहाँ पे डिस्पेंसरी हुआ करती थी धर्मपुर के अंदर। जो विकास का आयाम बाहर बताए जाते हैं पूरे जिला के अंदर, राज्य भर के अंदर महेंद्र सिंह जी के ऊपर कहा जाता है, अरे भैया जो तहसील नहीं खोल पाया, आज उनका अता पता बदला है तो हमने बदला है। हम सब डिवीजन लाए तो हम लाए हैं, थाना लाए तो हम लाए हैं, कॉलेज 3 कॉलेज हैं आज हमारे क्षेत्र के अंदर, सरकाघाट, धर्मपुर, संधोल, उसमें से 83 का सरकाघाट कॉलेज बना हुआ है। उसके बाद 2006 कांग्रेस के सरकार में धर्मपुर कॉलेज बना, 2014 के अंदर संधोल कॉलेज बना। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान शून्य रहा। मुझे ऐसा लगता है महेंद्र सिंह जी परिवार के मीठी जो एक जाला इन्होंने अपने लिए बुना, ये उसमें फंसते चले गए और दलदल परिवार की दलदल भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेशव्यापी देशव्यापी है, जो परिवारवाद के खिलाफ इनका बड़ा वो रही, उस मुहिम के विपरीत था। तो इनके मतदाता ही पीछे हट गए, इनके मतदाताओं ने भी इनको बदलना चाहा और मुझे तो ऐसा लगता है ये बड़े सुनियोजित जाले में फंस गए महेंद्र सिंह जी अपनी ही पार्टी के अंदर। तो आप मान रहे हैं कि उसी कारण इनकी हार हुई, आपकी जीत नहीं हुई है? ये हमारे संघर्षों की जीत है। ये जनता के संघर्ष थे जिसमें हम जीते हैं। ये जनता ने लड़ाई लड़ी। हम कौन होते हैं लड़ाई लड़ने वाले? महेंद्र सिंह जी कौन होते थे जीतने वाले? तब भी जनता फैसला करती थी, इस बार भी जनता का फैसला है। ये कोई एक बेटा बेटी का फैसला नहीं है। ये कोई लोकतंत्र इतना छोटा नहीं है, इतना बौना नहीं है कि वो एक बेटा या एक बेटी में सिमट जाए। और इस बात को वो समझ चुके थे, इस बात को जानते थे। बहुत घुटन महसूस की होगी उन्होंने जिस वक्त में इन्होंने अपने दाएं बाएं तरफ को अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। बहुत से कार्यकर्ता और भी बहुत से कार्यकर्ता थे जिनको आगे बढ़ना चाहिए था उनके कार्यकाल में, लेकिन वो सब के सब उन्होंने हाशिए पे फेंके और पार्टी इन्होंने जेबी पार्टी बना दी। और उनका हशर इस वक्त में राजनीति में ये उनका कहीं नामो निशान नहीं है। देखिए सर, अगर हम 2012 में आप मात्र 529 वोटों से हारे थे, लेकिन ये मार्जिन जो है 2017 में जब आपकी हार हुई तो वो 13,500 हो गई। आप कहते हैं कि उस दौरान हमने कई चीज़ें खुलवा दी, तो कोई कारण तो रहे होंगे। और ये भी चर्चा है, आप कहते हैं कि उनका राजनीति से सब कुछ मिट गया, लेकिन काम तो महेंद्र सिंह ने बहुत करवाए। आप इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं? 2017 से लेकर 23 तक काम बहुत हुए, 22 तक। देखिए, काम को आप बजट के हिसाब से देखोगे तब तो आप फिर मक्कड़ जाले में फंसोगे। मैं कह रहा हूँ जो बुनियादी चीज़ें थी, बुनियादी चीज़ें प्रशासन को जनता तक पहुँचाना। आप एसडीएम का दफ्तर नहीं खोल पाए, आप सिविल अस्पताल नहीं बना पाए, आप थाना नहीं खोल पाए, आप कॉलेज नहीं खोल पाए, आप तहसील वेलफेयर का दफ्तर नहीं बना पाए। मुझे बताइए विकास किसको कहेंगे? विकास किसको कहेंगे? कुछ चंद एक कंपनियां आप ले आए, चंद एक ठेकेदार आप ले आए और आपने हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अलोकतांत्रिक माहौल खड़ा कर दिया। आप किसी को बात ही नहीं करने देते थे। आप जिला के अंदर कोई आपसे बात ही नहीं कर सकता था। आप लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं समझते, आप पाँव की नोक के ऊपर लोकतंत्र को चलाना चाहते थे, ठेंगे के ऊपर लोकतंत्र को चलाना चाहते थे। अफसरों को आप इस तरह से लेते हो जैसे ये आपके नौकर हैं। अफसर कौन है? मेरा भाई है, आपका भाई है, एक बेटा है, किसी माँ बाप का बेटा है जिसने पढ़ाई अपनी मेहनत से पढ़ाई की और वो बच्चा आज हमारे सार्वजनिक जीवन में सेवाएं देने के लिए कोई ना कोई आएगा। क्या आपको लगता है प्रदेश से बाहर के अफसर आने चाहिए? आप उनको गालियां दे रहे हो। ऐसा नहीं होता। महेंद्र सिंह जी का जो एक डिक्टेटरशिप थी, हिटलरशाही थी, उसी के एवज पर वो बजट लाते थे। आज उसका हशर ये हुआ, आज धर्मपुर क्षेत्र के अंदर राजस्व भवन बन रहा है, संधोल के अंदर राजस्व भवन बन रहा है। जब हमने अभी पत्राचार किया उन्हीं के महकमे के साथ, उन्होंने कहा साहब ये तो ज़बरदस्ती लिया गया बजट था, ये तो बजट ही नहीं था, यही अफसर
अगली सरकार में यही अफसर हम जब बजट मांग रहे हैं उनसे कि इस भवन को पूरा कर दो भैया, तुमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी इसके लिए, इसको पूरा कर दो, वो कह रहे हैं साहब कहाँ से पूरा करें, ये तो ज़बरदस्ती पैसा ले रहे थे और हमें ये भी समझ नहीं आता था कि इस पैसे को पूरा कैसे किया जाएगा। तो आप ये समझे असंतुलित, इसको कहेंगे असंतुलित कार्यक्रम के तहत एक क्षेत्र के लिए सरकार नहीं होती है, व्यापक तौर पर सरकार सर्वांगीण विकास करती है। आप मानोगे नहीं साहब, हमारे यहाँ पर 6 टीचर बच गए थे धर्मपुर के अंदर, प्रोफेसर, 6 प्रोफेसर। धर्मपुर के अंदर कॉलेज में कभी प्रिंसिपल नहीं बैठा, संधोल के अंदर कभी प्रिंसिपल नहीं बैठा। हमारे अपने प्रिंसिपल, स्कूलों के प्रिंसिपल जो थे वो राजनीतिक हाशिए पे फेंकते हुए उनको पूरे प्रदेश के अंदर फेंक दिया गया क्योंकि उनको सूट नहीं करते थे। तो शिक्षा की हालत बहुत बिगड़ गई, स्वास्थ्य की हालत बहुत बिगड़ी। हाँ, बिल्डिंगों के लिए पैसा लाया जो कि केवल एडमिनिस्ट कागजों के ऊपर आया। और आज भी मैं आपसे कहूँ, आपको इसको मैं स्पष्ट कर दूं, लगभग इस वक्त में धर्मपुर को अगर जिस पैमाने पर महेंद्र सिंह जी ले जाना चाहते थे तो 100 करोड़ रुपए चाहिए, तब जाके धर्मपुर की वो बिल्डिंग जो मात्र एक ढांचे खड़े किए गए, उसके अंदर कोई आत्मा नाम की चीज़ नहीं थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। 4 सालों तक एक शराबी को बीएमओ के तौर पे बिठाए रखा, 4 सालों तक, और उसको झेलते रहे। उसके हवाले पूरा स्वास्थ्य सेवाएं दे रखी। जो सुबह 4 बजे शराब पीना शुरू करता था, रात तक पीता रहता था, सोता था, फिर पीता था। ये मंत्री साहब के कार्यकाल में हुआ है सब कुछ। नहीं, चलिए वो बातें पुरानी हो गई। 1 साल हो गया आपको जनता ने चुन के, विधायक चुन के भेजा है, और जिस तरह की आप बात करते रहे यहाँ तक आपका बड़ा लंबा संघर्ष रहा है और धर्मपुर के लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद भी है। लेकिन आप सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप ये बताइए, फिर 1 साल में आपने क्या किया, आपकी क्या उपलब्धियां रही? हमने एक जो प्रशासन के खोखलेपन को महसूस किया, और वो खोखलापन महसूस हुआ जिस वक्त में डिज़ास्टर बहुत बड़े पैमाने पर आया। ये जून में आना स्टार्ट हुआ और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये चला, लगभग 4 महीने चला, जिसमें पूरा मंडी परेशान हुआ है। हम भी धर्मपुर का अपवाद नहीं है, हम पूरा का पूरा मंडी बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब हुई डिज़ास्टर में। कुल्लू के बाद हमारा ही नंबर लगा मंडी पूरे जिला का, और अभी तक वो काम चल रहा है। ग्रामीण विकास के अंदर बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी तरह से जनता की उम्मीदों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आधारभूत ढांचे के तौर पे मैं अगर कहूँ, शिक्षा बुनियाद है और शिक्षा में कोई काम नहीं हुआ। 6 टीचर से मैं धर्मपुर के अंदर अभी तक जो नए रिक्रूटमेंट हो पाई है, मैं लगभग 17 टीचर ला चुका हूँ। एक उसके बुनियाद को हमने मजबूत किया। संधोल के अंदर हमने टीचर्स पूरी तरह से लाए। सरका घाट के अंदर जो अधूरे पड़े हुए रिक्त पद थे उनको लाया। लगभग 22 टीचर इन 3 कॉलेजों के अंदर, अगर जिला के अंदर कहीं सबसे ज़्यादा शिक्षा के अंदर पिछले 1 साल के अंदर काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी की उससे आशीर्वाद से और शिक्षा मंत्री जी के सहयोग से सब संभव हो पाया। प्रधानाचार्य लेकर आया। इसके अलावा बुनियादी स्तर के ऊपर बहुत से प्रशासनिक कार्यों में मैं काम कर रहा हूं, जिसके नतीजे आपको 1 साल के अंदर नज़र नहीं आएंगे। जब एक व्यक्ति हारने के बाद इतनी बड़ी मजबूत प्रशासनिक इकाइयों को अपने क्षेत्र में ला सकता है, तो मैं अपनी जनता को ये कहना चाहता हूँ, विश्वास रखें। बहुत से भविष्य के अंदर बहुत से कार्य ऐसे हैं जो कि इस वक्त में जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उनके ऊपर मैं जल्दी वो नतीजे आपके सामने आएंगे। चंद्रशेखर जी, सरकार आपकी है, सत्ता आपके हाथ में है, सब कुछ है। अगर हम, आपने 1 साल की बात की, चलिए आप ये कहते हैं कि 1 साल बहुत अर्ली है, अभी आपने बहुत लंबा 4 साल आपके पास पड़े हैं और काफ़ी कुछ आप यहाँ कर जाएंगे। देखिए, लोगों ने तो सरकार का 1 साल का आंकलन करना है और उसी आंकलन के आधार पर वो आजकल आप जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जा रहे हैं। हम भी आपसे बातचीत कर रहे हैं। जी बताइए, 1 साल में क्या हुआ? देखिए, हमारे अभी रडार की टीम जो थी वो आप धर्मपुर के दौरे पर थी कुछ दिन पहले, और मैं दर्शकों को चाहूँगा, मैं अपने स्टूडियो में बैठी टीम को चाहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा अपना, थोड़ा दर्शकों को जो हमने रील बनाई है धर्मपुर की सड़कें ही दिखाएं जरा, और साथ में हम सर से चर्चा भी करते रहेंगे। हमारी स्टूडियो की टीम, आपको देखिए सर, लोग स्टूडियो पे देख रहे हैं धर्मपुर की सड़कों का हाल। धर्मपुर के आप तो खुद वहां रोज आना जाना है आपका, वहां हाल देखिए, नेशनल हाईवे का हाल देखिए, संपर्क मार्गों का हाल देखिए, बुरा हाल है धर्मपुर की सड़कों का। और सड़कें जो हैं वो लाइफ लाइन्स होती हैं। आपके पास तो अब सब साधन है, सत्ता में हैं आप, तो ये लोग कहते हैं कि सब कुछ हम सहन कर लेंगे, ये सड़कों का हाल कब ठीक होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है मनीष जी, क्योंकि सचमुच ही पहला तजुर्बा किसी भी क्षेत्र के अंदर जाते ही सड़कों से महसूस होता है कि वहाँ का अनुभव क्या रहा।
आने जाने का अनुभव क्या रहा, और हमारे क्षेत्र के अंदर सड़कों का विस्तृत जाला पिछले 25-30 सालों के अंदर बिछा है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना जब से खासकर विशेषकर तैयार चली, और मेरा क्षेत्र विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र है, तो मैं अपने वक्त में पिछले जब 12 से 17 के बीच में, तब ये कहा जा रहा था कि 2020 में प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरी हो जाएगी। अब मानोगे नहीं, 43 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना में मैं अपने वक्त में मंजूरियां दे के गए, और अगली सरकार में उसका एग्जीक्यूशन हुआ। ये महेंद्र सिंह जी को के खाते में वो चलेगी, जबकि काम बुनियादी स्तर पर उसका कार्य हमने अपने स्तर पे किया। ये बात ठीक है। जो मुख्य लाइफलाइन सरकाघाट धर्मपुर के बीच की लाइफलाइन है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। नॉर्थ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के तहत अनफॉर्चुनेटली जिसको एनएच कहा जा रहा है, वो एनएच नहीं है, वो मॉर्थ के पास रोड है, वो मिनिस्ट्री उसकी मॉनिटरिंग करती है। ये बहुत कम रोड हैं जो कि मॉर्थ के अंदर हैं, जिसमें आपका मंडी शहर तक पहुंचता हुआ जो रोड बाया कोटली रोड है, ये मॉर्थ का रोड है, और इनका जो मॉनिटरिंग का पूरा कार्यभार है वो मिनिस्ट्री के पास है। उसमें 2009 की जो डीपीआर, गलतियां बहुत सी हुई हैं। 2009 में डीपीआर तैयार की गई, 2018 में उसका एग्जीक्यूशन के लिए उन्होंने टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू किया, 2020-2021 में वो अवार्ड हुआ काम, और जो स्पेसिफिकेशन थी, जो डीपीआर थी, वो 2009 की थी, और उसमें लोगों की बहुत बुरी क्षति, घरों की बहुत बुरी तरह क्षति हुई। ये काम रात दिन काम करने के बजाय उस कंपनी ने, जो कंपनी यहाँ पे आई, मैंने उनके खिलाफ एफआईआर भी की, उनको लताड़ा भी, उनके साथ हमने विधानसभा के अंदर उनको बुलाना भी चाहा, उनसे बात करनी भी चाहिए। अब जाकर हमें थोड़ा सा महसूस हुआ कि पिछले एक तो बरसात बीच में आ गई, हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, ये कुदरत का कहर भी बरसा। लगभग 1.5-2 सालों से मेरा पूरा का पूरा क्षेत्र जो था बहुत बुरी तरह से परेशान है। हमीरपुर से लेकर मंडी तक बाया धर्मपुर, बाया सरकाघाट क्षेत्र पूरी तरह से खराब है, बहुत बुरी हालत के अंदर है। मैं इस पर एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि 1 साल के अंदर क्या किया। देखिए, ओपीएस एक बहुत बड़ी बात थी। 75,000 करोड़ रुपए के जिस वक्त में सरकार के ऊपर इतना बड़ा कर्जा था, उस वक्त में ओपीएस देना, उस वक्त में ओल्ड पेंशन स्कीम देना, हिमाचल प्रदेश के 1,39,000 कर्मचारियों, जिसमें लगभग पुराने पेंशनर्स को भी ले आए और नयों को भी ले आए, तो 5,000 तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के थे। ये तो आप स्टेट की बात कर रहे हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ धर्मपुर की ही बात कर रहा हूँ। मेरी भी बात है उसमें। नहीं, फंडिंग कहाँ से आनी है? फंडिंग भी तो उसी प्रदेश से आनी है। धर्मपुर आइसोलेशन में नहीं चल सकता। मैं उसका पार्ट हूँ, सरकार का पार्ट हूँ। ओपीएस का संकल्प था हम लोगों का, और आज प्रदेश के अंदर एक सुखद वातावरण कर्मचारियों के बीच में आया। कर्मचारियों के अंदर आज भी कर्मचारी हमें जगह जगह मिलते हैं, बहुत धन्यवादी हैं कि उनके आने वाली पीढ़ियों का, उनके बुढ़ापे का, दोनों तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आते ही ध्यान किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष तौर पर मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का भी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस सरकार को भी सपोर्ट किया। इंस्टेड ऑफ ऑल आउट हमने इन सब चीज़ों को लागू किया, और प्रदेश की वित्तीय स्थितियों को देखते हुए भविष्य के अंदर कार्य योजनाओं को ज़मीन पे उतारने के लिए, जो वायदे हमने किए उनको ज़मीन पे उतारने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। आप देखते चलिए। सड़कों की बात थी, सड़कों के ऊपर मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, बेहतरीन सड़कें अगले 2 सालों के अंदर धर्मपुर के लोगों को मिलेंगी, और वाइडन करके मिलेंगी। मैंने उनके काम शुरू भी कर दिए हैं। धर्मपुर संधोल मेरी प्राथमिकता है, सरकाघाट धर्मपुर मेरी प्राथमिकता है, चोलथरा धर्मपुर मेरी प्राथमिकता है, मंडी से धर्मपुर के लिए मेरी प्राथमिकता है। जो मुख्य लाइफलाइन हमारी स्यो होती हुई, हमारी सिद्धपुर होती हुई जो हमारी सड़कें हैं संधोल के लिए, वो हमारी लाइफलाइन है। इसके अलावा 2 बड़े ब्रिजेस हम जोगिंद्रनगर और धर्मपुर के बीच में, उसका काम हम युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मार्च तक हम उनको पूरा कर देंगे, तो जो रूट है वो और भी ज़्यादा ट्रैफिक भरा हो जाएगा, क्योंकि जोगिंद्रनगर के, लड़बड़ोल के, बैजनाथ के लोग भी बाया धर्मपुर प्रेफर करते हैं शिमला चंडीगढ़ जाना हो, और 4 लेन को सभी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बघेड़ पहुंचने के लिए लोगों के पास अब रास्ता बाया धर्मपुर है। सीधी बात है कि आप कह रहे हैं कि अगर लोगों को आज सड़क से परेशानी है, लोग कह रहे हैं कि सड़क से हमें, सड़कें अच्छी नहीं है, आप आज वाले लोगों से वायदा कर रहे हैं कि 2 साल का समय दीजिए और धर्मपुर की सड़कें जो हैं आप उनको चकाचक करके देंगे। आपने पीछे कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की आप बात कर रहे थे कि पिछले सरकार में चरमरा गई थी, तो हम अगर आपके धर्मपुर के हॉस्पिटल की ही बात करें, वहाँ पे तो स्वास्थ्य सेवाएं सारे पूरे धर्मपुर में चरमरा गई हैं। आज की डेट में आपके 5 डॉक्टर हुआ करते थे, आज आपके हॉस्पिटल में सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं। नहीं,
नहीं नहीं, सूचना नहीं है आपके पास, सही। हमारे पास अभी भी धर्मपुर के अंदर 9 डॉक्टर हैं, 7 डॉक्टर हमारे पास संधोल के अंदर हैं। प्रश्न ये आया बजट में, आदर्श अस्पताल बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी एक मसौदा लेके आए, और हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और आप यूं भी देखिए, जोनल अस्पताल मंडी, आपका मेडिकल कॉलेज नेरचौक, आपका मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, टांडा मेडिकल कॉलेज, बहुत अत्यधिक ओपीडी अगर किसी क्षेत्र की वहाँ पर है तो वो धर्मपुर है। क्यों? क्योंकि बुनियादी स्तर पर हम लोगों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत बेहतर कभी नहीं रही। हमने अभी कोशिश की धर्मपुर के अंदर मेडिसिन का डॉक्टर, सर्जन, इन सबको लाने की कोशिश की, लेकिन देखिए, जब तक आप शिक्षा में काम नहीं करोगे, जब तक आप बेहतरीन शिक्षा के ढांचे को मजबूत नहीं बनाओगे अपने क्षेत्र के अंदर, कोई कर्मचारी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रशासनिक अधिकारी उस क्षेत्र को अपने लिए फेवरेट स्टेशन में नहीं मानता है, सजा के तौर पे धर्मपुर को मान लिया जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ इन बातों को, इसलिए मेरा ध्यान शिक्षा के ऊपर मूलतः है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धर्मपुर को और संधोल को, दोनों को नगर पंचायत का दर्जा दे पाऊँ। आप फिर वही बात, वही पलट के वापस आऊँगा, आप इतने बड़े मंत्री कहते रहते हो। अरे भैया, पंचायत स्तर पर काम किया इस आदमी ने, कभी नगर पंचायत बनाने की नहीं सोची? क्या वेस्टेड इंटरेस्ट था? मुझे बताओ, जब तक सिविक बॉडीज आप नहीं डालोगे, जब तक वहाँ पे नालियों का काम, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का काम, वहाँ पे चीज़ों को जिस तरह से संरचित किया जाता है उनको नहीं काम नहीं करोगे, क्या विजन देना चाहते हो आप धर्मपुर को? ये सवाल अब आज खड़ा हुआ, हमारे सामने खड़ा हुआ। मैंने फिर कहा कि आप प्रशासन को नीचे नहीं लाना चाहते थे, आप जनता से तंत्र को दूर रखना चाहते थे, आप अधिकारियों को, कर्मचारियों को जनता के एक्सेसिबल बनाना ही नहीं चाहते। कभी आपने किया ही नहीं, कभी कि जो कुछ पेंशन मैं मंजूर करूंगा, घर मैं मंजूर करूंगा, सड़क मैं मंजूर करूंगा। भैया, तुम काम कब तक करते रहोगे? तो ये तंत्र क्या करेगा? ये जो तंत्र है, ये जनता इस तंत्र को कब पूछेगी? तो हमने हालात पैदा करने की कोशिश की है कि हम आने वाले समय में सिविक बॉडी धर्मपुर के अंदर लाएं, संधोल के अंदर सिविक बॉडीज को लाएं, और वहां पे बेहतरीन स्कूल हम लेके आए, स्कूलों के जो रख रखाव है उसको और बेहतर करें। इसलिए मैं आने वाले समय में फिर कह रहा हूं, मैं स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतरीन और सड़क में बेहतरीन काम करूंगा। आधारभूत ढांचे को और मजबूत दिशा में कैसे हम आगे करें, मैं उसमें काम कर रहा हूं। वो बातें ठीक हैं, हम मान ली आपकी बात। आगे के लिए आप कह रहे हैं कि सब चीज़ें आप ठीक करने की कोशिश करेंगे, और आपको उम्मीद है कि वो आप करके ही देंगे लोगों को। लेकिन बात जो प्रेजेंटली ये बात है कि लोग, आप कहते हैं कि विकास के कार्य सारे धर्मपुर में इसलिए रुके पड़े हैं क्योंकि जो ठेकेदार हैं वो खुशी नहीं है आपकी सरकार से और आपसे। वो कहते हैं हमारी पेमेंट्स ही नहीं आ रही हैं, विकास कार्य, कोई भी कार्य कहीं नहीं हो रहा है। सारे बिल्डिंग्स के जितने भी काम महेंद्र सिंह ने, कहते हैं कि महेंद्र सिंह ने 105 शिलान्यास किए, और उन पे बिल्डिंग्स का, संधोल की बात करें, संधोल हॉस्पिटल की बात करें, मिनी सचिवालय की बात करें, इस तरह की और भी जो बिल्डिंग्स हैं उनके सारों के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुके हैं। आप खुद ही कह रहे हैं वो काम सारे रुके पड़े हैं। कुछ तो फाइनल स्टेज की बिल्डिंग्स हैं जिनके काम रुके पड़े हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये आज भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन ठेकेदारों की जो है पेमेंट्स नहीं आ रही, इसलिए वो काम करना नहीं चाह रहे हैं सरकार के साथ। वो दुखी हैं आप लोगों के साथ। 1 वर्ष के कार्यकाल में ही आपने सरकार ने जो लोग हैं, कर्मचारी बेशक आपने खुश कर दिए ओपीएस देके, लेकिन बाकी सारे के सारे लोग आपसे दुखी हैं। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, अधूरी बिल्डिंगों के उद्घाटन नहीं होते। महेंद्र सिंह जी ने सबके उद्घाटन कर दिए हैं। उद्घाटन हुई बिल्डिंगें अधूरी कैसे हैं? अधूरी तो है ही नहीं, हो वो तो पूरी है भाई। अब देखिए आप, 12 करोड़ रुपया अटल स्कूल है पूरे हिमाचल में। जयराम जी ने 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना लाई, अटल स्कूल योजना। उसमें 3 स्कूल पूरे हिमाचल में शुरू हुए, 2 मंडी जिला में और 1 ऊना में। मंडी जिला वाला गोर वाला है, बासा के आसपास कहीं है, मुझे मालूम नहीं है कोई सही जगह कौन सी है। वो अभी 40 या 50% बना, उस पे बाकी जगहों पे फॉरेस्ट क्लियरेंस हो नहीं पाई। महेंद्र सिंह जी ने क्या किया, अपने नज़दीक के स्कूल को चुना, मड़ी के स्कूल को चुना, और पुराने स्कूल को, एग्जिस्टिंग स्कूल जिसमें लगभग 350 बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल के बच्चों को वहाँ से निकाला और ढारे में डाल दिया। 350 बच्चों को ढारे में डाल दिया, और ढारे में डालने की वजह से वहाँ से बच्चे अब निकल गए। अब 180 बच्चे बच गए उस स्कूल के अंदर, और वहाँ पे कहा जी कि मैं इसको अदर स्कूल में बनवा दूंगा। 12 करोड़ रुपए स्कूल को दिए। हमारी सरकार ने आकर अभी तक 31 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर दिया। उस बिल्डिंग को पूरा करने की तरफ को अब हम 95% पहुँच गए अब जाकर। एक बात। दूसरी बात,
संधोल अस्पताल को मान्यवर मंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया है जी उसका। अब वो कहते हैं लोग जी कि ये पूरा 80% बना। भाई 80% के उद्घाटन तुमने होने क्यों दिए? तुम्हें आदत है क्या अधूरे कामों को उद्घाटन करने की? एक नई प्रथा आपने डाल दी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कि मेरे फट्टे लग जानी चाहिए। फट्टों तक के लिए आपका ध्यान था। आप कोई किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को वहां पे नहीं लाया, आपने नहीं लाया। अभी भी 4 करोड़ रुपया देनदारी है ठेकेदार की, तब जाकर बिल्डिंग का काम हम शुरू कर पाएंगे। मैं अस्पताल की बात आपसे कर रहा हूं। 6 करोड़ रुपया जो वहां पे मिनी सचिवालय बन रहा है उसका 6 करोड़ रुपया भी देने को, तब वहां का काम पूरा होगा। इतने करोड़ रुपए के काम अभी पैसे देने को हैं, तब जाके काम पूरे होंगे। उद्घाटन उनके 1-1 साल हो चुका है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, उद्घाटन हो गए हैं। वो जनता को समर्पित उसी दिन हो जाने चाहिए थे। उसी दिन उद्घाटन का मतलब क्या लें? उद्घाटन का मतलब यही है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार अब विवेचना कर रही है कि इतना पैसा तुमने डालना था तो उसका बजट का इंतजाम भी साथ साथ में करते, लेकिन वो आपने नहीं किया। जो ठेकेदार बेचारा चीख रहा है उसकी तो हालत बहुत खराब है जी। हालत ये है बेचारे की कि 1-2 लाख रुपए के पैसा डाला गया राजस्व भवन के नाम पर और बजट है उसका 3.25 करोड़ रुपया। उस बेचारे ने 2 लाख के चक्कर में 50 लाख रुपए फूक दिए। लोगों ने पता नहीं कहां कहां से बैंकों से उधार लिया, अपने रिश्तेदारों से उधार लिया। ठेका मिल गया, हल्ला पड़ा, ठेका मिल गया। जब बजट की किताब देखी तो 2 लाख रुपए उस ठेके के नाम पर था। तो ये ठगा ठोरी के नाम पर ठेकेदारी की गई और बोट बनाए गए। पिछले दरवाजे से भर्तियां की गई। लगभग 1300 भर्तियां पिछले दरवाजे से की गई। उन बेरोजगारों के साथ मजाक हुआ। 4200 रुपये तक अब उनकी तनख्वाहें पहुंची हैं। 4200 रुपये में कोई गुजारे नहीं होंगे, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो एक फ्लैग बीरर चाहिए थे, झंडे पकड़ने वाले आदमी। झंडे पकड़ने वाले आदमियों को 4200 रुपया सरकारी खजाने से लूट कर दिया गया। और तो और जिस दिन वोटिंग हुई इतना डर गए महेंद्र सिंह जी कि पांगणा से, अपने वहां से चरखड़ी से, अपने बगीचे से 42-45 बस बच्चे भरे वहां के, उनके वोट गांव में बनवाए आकर और अपने बूथ में वोट डलवाए खड़े होकर। ये लोकतंत्र नहीं बचा। ये तंत्र जो है वो ठेकेदार तंत्र हो गया। भारतीय जनता पार्टी के महान नेता की रहनुमाई में हिमाचल प्रदेश के अंदर नए रिवाज बने, नई रीतियां बनी। उन रीतियों को आप अगर आप विकास कहते हो तो ऐसे विकास से इस प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों को बचाओ, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, ठेकेदारी वाली बात की, उसके छींटे तो आप पर भी पड़ रहे हैं। मेरे पर क्या है ये जो तड़ाई टियाई वाला जो है, जो बन रहा था, वहां पे कहते हैं कि वो दंगों में 80 लाख रुपया खर्च कर दिया। और आपके लिए वो बात कही जाती है कि वो सारे के सारे ठेकेदार जिन्होंने वो दंगे लगाए वो सारे आपके बंदे थे, जिनको 18 साल से कोई ठेके नहीं मिल रहे थे और 18 साल के आपके संघर्ष में वो आपके साथ थे। उन ठेकेदारों को दे दिया। उसकी गूंज हाई कोर्ट में जाके सुनाई दी और एक्शन तक सस्पेंड हो गया। तो वो दंगे की राजनीति नहीं थी। आप ये धर्मपुर की जनता ये जानती है, जब भी आप चुनाव आते थे तो आप ही बोलते थे कि महेंद्र सिंह की डंडे की और डंगों की राजनीति है। तो आप खुद भी तो वही राजनीति कर रहे हैं। अरे नहीं, आप गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं हुआ। वो डंगे तो उनके द्वारा दिए गए डंगे जो गिरे, वो तो गिरे इनके डंगे थे, वो इनके डंगे थे। कंपनी ने डंगे बाद में थोड़ा ना लगने थे। जो जिस कंपनी को उन्होंने काम दिया, ये उनके डंगे गिरे आकर। वो गिरे नीचे, क्या कहते हैं, लोगों के घर के ऊपर। लोग पिछले 2 सालों से चीख रहे थे कि भाई ये डंगे गिर जाएंगे, डंगे गिर जाएंगे। तो उस वक्त में महेंद्र सिंह जी सुनते थे किसी की? और वो डंगे गिरे। हमने थोड़ा ना दिए, हम तो अब उसको रिटेन कर रहे हैं। आपके समय में नहीं हुआ ये? हमारे समय के डंगे थोड़ा ना, वो तो डंगे उनके थे। वो डंगे इतने बड़े हैं साहब, बिल्डिंग से बड़े खर्चा हो गया। 1 करोड़ रुपए तो उसको डंगे को रिटेन करने के लिए खर्च हो चुका है। अब 1 करोड़ रुपए और उन डंगों को बचाने के लिए लग रहा है। आप समझो बात को। मैं यही तो कह रहा हूँ। जिसको आप कह रहे हो कि विकास हुआ, यही तो वो विकास है साहब, जो 1 करोड़ के डंगे लग गए। जिनको ठीक प्रश्न किया आपने। ये तो बेचारा एक्सिन जो अब जिसकी बात आप कर रहे हो सस्पेंड हुआ, तो चेयर सस्पेंड हुई। वो तो पुराना आज भाग गया जिसने वो डंगे लगवाए। जो दरारें आई, वो तो बेचारे लोग चीख रहे थे पिछले 1 साल से कि भाई ये डंगे गिर जाएंगे। डंगों का वेट ही इतना था उनका, वो गिरने ही थे। वो आपने मिट्टी के ऊपर रख दिए। उन डंगों को आपने मिट्टी के ऊपर रख दिया और लोगों के घर की तरफ। अब हमने तो जिम्मेवारी ली कि हम इनको बचाएंगे, इन लोगों को बचाएंगे। हमारी तो सिंपैथी है। हमने किसी को डंगे नहीं दिया। आपको बताऊं, अभी जो डिजास्टर हुआ मनीष जी,
2.25 करोड़ रुपए का काम हमने ठेकेदारों से नहीं करवाया, मैंने पीडब्ल्यूडी से करवाया, जनता के पैसे को बचाया। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा रिस्टोरेशन हमने किसी ठेकेदार से नहीं करवाई, पीडब्ल्यूडी ने खुद की, अपने आप की। हमने पत्थर लाए, क्रेट के ऊपर काम शुरू किया, एक सीमेंट का दाना नहीं लगाया, 2.25 करोड़ रुपए, इट इज ऑन रिकॉर्ड। हमने 1 रुपए भी ठेकेदार की जेब में जाने नहीं दिया। हमने सारा का सारा काम पीडब्ल्यूडी की लेबर से करवाया, पीडब्ल्यूडी की मशीनों से करवाया और जनता की गाड़ी कमाई को बचाया। मैं डंगे लगाने वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो अब मुझे आप बोल सकते हो क्रेट लगाने वाला बंदा हूं, क्रेट लगाऊंगा, क्रेट। मैं तो कह रहा हूं मिट्टी और पत्थर का मेल है, सीमेंट और मिट्टी का मेल नहीं है, ये अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक अगर है, नेचर ने जो हमें दिया, पत्थर और मिट्टी इकट्ठे करके दी है, इसलिए सीमेंट और मिट्टी के डंगों का, मिट्टी पर सीमेंट का कोई काम नहीं है, मिट्टी पर तो पत्थर के क्रेट चलेंगे। इसी एवज पर मैंने 2 करोड़ रुपए बचाए और अब हम रिस्टोरेशन बड़ी तेजी से कर रहे हैं। एक बात और आजकल चर्चा में है, धर्मपुर में दोबारा तबादला उद्योग फल फूल रहा है, ऐसा कोई ऐसे? नहीं, मैं तो कर्मचारी फ्रेंडली आदमी हूँ। मैंने तो कहा है कोई भी किसी के पास नहीं जाना है, मेरे पास सीधे आइए। मैंने किसी का भी तबादला आज तक नहीं किया, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर किसी एक आदमी को भी नहीं भेजा। मैं राजनीतिक आधार पे काम कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बेखौफ हैं सारे के सारे कर्मचारी, कोई खौफ नहीं है। बहुत खौफ में रह चुके, कई तो बेचारे खौफ में ही बेचारे बीमार हो गए, कईयों को शुगरें हो गई, कई बीमार हो गए। मैं खुद कर्मचारी का बेटा हूं, मैं जानता हूं कर्मचारियों के ऊपर एक ही काम है, तलवार लटका के रखो इनके ऊपर तबादले की। मैं इससे अपने पूरे के पूरे क्षेत्र के कर्मचारियों को पहले दिन से कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तबादलों का नहीं, गुणवत्ता के लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। तबादला बड़ा टुच्चा काम है, तो किसी बेचारे कर्मचारी को तबादलों के आधार पर डराना बहुत घटिया, बहुत निम्न स्तर की राजनीति का एक छोटा सा प्रमाण है। कुछ छोटे भैये इन कामों में माहिर होते हैं और ये सब सरकारों में सक्रिय होते हैं। लेकिन अगर किसी नेता को, जिस वजह से हमने जीवन का संघर्ष किया है मनीष जी, इतना संघर्ष करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तबादलों के लिए नहीं हम आए हैं। हम उन सब बातों को लागू करना चाहते हैं जिसको हमने संविधान की स्पिरिट में हमने महसूस किया, संविधान ने जो हमें समझाया, और भारत के लोकतंत्र के अंदर हमारे जो महान नेता रहे, हमने उनकी परंपराओं को आगे ले जाने के लिए बड़ी जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए जनता ने हमें मौका दिया। हम उसके लिए पूरी तरह से सजग हैं और इस घटिया स्तर के कार्यों को मैं सिरे से खारिज करता हूं और इस तरह की भाषा को मैं अपने लिए इस्तेमाल होता हुआ बहुत पीड़ा महसूस करता हूं। इस बात से आप कितना सहमत हैं कि जो मंडी के जो आपसे छोटे कद के नेता हैं, उनका कद आपसे ज़्यादा बढ़ गया है आजकल? नहीं, मंडी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। और वही मुझे, और एक बात, मैं ज्वाइनिंग क्वेश्चन यही है कि जो आपको आज तक कोई पद नहीं मिल पा रहा है, उसमें भी कांग्रेस के ही जो पूरे मंडी के जो बड़े नेता हैं, ऐसा मानना है कि वो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर को किसी प्रकार का कोई इतना बड़ा पद मिल जाए कि वो उसका कद हमसे ऊपर हो जाए। इन दोनों प्रश्नों के इकट्ठे जवाब दे दो आप। क्या इसमें क्या बोलें, अब ये वैसी सवालों के सवाल आ जाते हैं बीच में। बहुत से आदरणीय नेता हैं, हम इनका हाथ पकड़ कर आगे बढ़े हैं और जो हमसे साथ वाले जो हमारे छोटे भाई हैं, उनको भी बहुत लंबे रास्ते तय करने हैं। सब के सब लोगों को मंडी के अंदर पार्टी इस वक्त में एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर अब आपका, मैं पहले प्रश्न पे आ जाता हूं, जो आपने पहला प्रश्न किया था मुझसे कि आपने मुख्यमंत्री से क्या बात की है। मुख्यमंत्री से हमने मंडी की राजनीति के ऊपर बात की है। मंडी के अंदर सचमुच ही कांग्रेस की वापसी होनी चाहिए। मंडी कांग्रेस के साथ रहा है आज तक के इतिहास में, और कभी भी जनता ने, मंडी की जनता ने कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ा। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, राजा वीरभद्र सिंह जी से पहले भी चाहे कोई भी बड़े नेता रहे हों, सबने, लोगों ने सराखों पे रखा कांग्रेस को। कहीं ना कहीं आत्म विश्लेषण करने का ये समय है हम सब के लिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पार्टी के अंदर अपने लिए जिम्मेवारी की बात की है और मैं नहीं चाहता हूँ, मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पे हमेशा से काम किया है और जिस पार्टी ने मुझे इतना यहाँ तक पहुँचाया, मैं उस पार्टी को इस वक्त में एक पद के लिए, एक छोटे से पद के लिए मैं भागूं और उस पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं मंडी के अंदर निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए आधार तैयार करूंगा और सभी बड़े नेताओं को
और जो कुछ एक महत्वाकांक्षी होते ही हैं, महत्वाकांक्षा राजनीति से ही पैदा होती है और सभी राजनीति से बाहर भी लोग महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि हम सबको एकजुट होकर इकट्ठे होना है और आलोचना पहले करने से पहले हमें आत्म आलोचना कर लेनी चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, फ्रैंकली, सीधी सीधी बात। दूसरा, मंडी के अंदर वापसी करनी है तो हम सबको एक छत के नीचे इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को सीधे तौर पे रखना है कि मंडी के अंदर पार्टी को इस वक्त में हम सब की ज़रूरत है। मुझसे मेरे पद से इम्पोर्टेंट इस वक्त में मंडी के जनता को हम सब की ज़रूरत है। और इन 5 सालों के अंदर हम मंडी को किन आयाम तक ले जा सकते हैं, उसके लिए हम सबको काम करना है। मैं हर विधानसभा क्षेत्र के नेताओं से कहूँगा कि रूटीन के कार्यों से को तो करें, जनता के कार्यों को करें, लेकिन जिला के तौर पर भी हम सबको मंडी एक बड़ी चुनौती के तौर पे सामने प्रश्न आया है, इस प्रश्न के लिए भी हम सबको बैठना पड़ेगा। चलिए चलते चलते आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप बड़े कम शब्दों में अब इसका जवाब चाहेंगे। आपने ठीक बोला कि अगर मंडी की लड़ाई लड़नी है तो हमें सबको एकजुट होकर एक छत के नीचे एक समान साथ होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या ये संभव है बिना प्रतिनिधित्व के? जब तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मंडी को मिलेगी, क्या ये संभव है चीजें? आप विधानसभा की कार्रवाइयों को देखें, मैंने मंडी का पक्ष हमेशा बड़ी मजबूती के साथ रखा है। 9 लोगों को थोड़ा ना रखना है, उनको तो हल्ला करना है। उन्होंने उनके अपने काले कारनामे हैं पिछले 9 सालों के, उनको तो ये सोचते हैं कि वो काले कारनामे हैं वो दबे रह जाएं, इसलिए उनको हल्ला करना है। यहाँ पे नियुक्तियाँ बहुत गलत हुई हैं, मंडी के अंदर बहुत सी गलत नियुक्तियाँ हुई हैं। अगर मैं अकेला बोलूँगा तो वो बोलेंगे कि ये बोलता है, लेकिन बोलना तो है, कहीं ना कहीं तो बोलना है। विधानसभा के अंदर अगर जनता ने मुझे भेजा है तो जनता ईमानदार जनता है। हम बेईमान हो सकते हैं, दूसरे बेईमान हो सकते हैं, लेकिन जनता बड़ी ईमानदार है। जनता ने उम्मीद की है कि उनके बच्चों को रोजगार आपने नहीं दिया, बैकडोर से आपने नौकरियां बांटी हैं, जिला के अंदर ये थोक में व्यापार हुआ पिछले 5 सालों के अंदर। आपको इन प्रश्नों को भी जनता के कटघरे में खड़ा करना चाहिए उन लोगों को। और जिस उम्मीद के साथ आज ही मुझे लोग मिले, कह रहे थे कि जी जयराम जी ने पहली बजट में ही मंडी के लिए इंडोर स्टेडियम कहा, वो इंडोर स्टेडियम आज तक जमीन पे नहीं उतरा, वो जो इंडोर स्टेडियम जमीन पे नहीं उतरा। और भी बहुत से प्रोजेक्ट थे, बल का एयरपोर्ट, आप बल करते रह गए, भैया जाओ भी तो बल का पार्ट था। मैं तो खुली एडवोकेट हूँ इसका कि भैया जहाँ फॉग नहीं आती, जहाँ लोगों की धानी जमीनें नहीं, जहाँ लोग बल की, आप इतने फर्टाइल लैंड को आप अपने मात्र सपना है, मेरा सपना है, भैया तेरा सपना, जो आपका सपना है वो जाओ भी तो आपका ही जिला है, आपका ही अंग है। एक टनल डाल के मंडी से 14 किलोमीटर की दूरी पर जाओ, आ जाता है। तो आपने उठाया मुद्दा अभी तक 1 साल में? हाँ बिल्कुल, मैं तो उसके साथ हूँ। ये मुद्दा मैंने आज नहीं उठाया, मैं तो बड़े लंबे टाइम से बोल रहा हूँ। कर्नल इंदर सिंह जी का जुबान गले से बंद करके रखी इन्होंने, अब जाके उनकी जुबान खुली बेचारों की, अब बोलने लगे कि जी वो आप एयरपोर्ट हम लोगों को दे दो। मैं तो कह रहा हूँ भैया, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ कि तीनों जगहों के लिए, धर्मशाला, शिमला और मनाली, तीनों जगहों के लिए इक्वी डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई जमीन है, कोई लैंड है, तो वो जाऊ है, जहाँ पे हम 2.5 और 2 घंटे के बीच में हर जगह को हम पहुँच सकते हैं। और हिमाचल के सेंटर के अंदर है मंडी का, बिल्कुल मंडी का ये अपना क्षेत्र है और बिल्कुल बढ़िया जगह है, जो सुटेबल लैंड है, जो कि हो सकती थी। लेकिन आपने अपने शिवधाम के चक्कर में आपने ये सारे के सारे ऐसे काम कर दिए। लेकिन आज तक मंडी को आपके मुख्यमंत्री होने से, या महेंद्र सिंह जी को आपने इतनी बड़ी ताकत दे दी, रौंदने की ताकत उनको दे दी, अपने आप जुबान से खेलते रहे, रौंदते उनसे रहे लोगों को। तो जनता के जो अरमानों को आपने पिछले 5 सालों के अंदर कुचला है। मनीष जी, आपने देखना, ये जनता सब कुछ देखती है। और मैं तो अकेला हूं इस वक्त में विधानसभा के अंदर मंडी की आवाज़ के तौर पे, और मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, मंडी जिला से वायदा कर रहा हूं, अपने पार्लियामेंट के लोगों, हमीरपुर पार्लियामेंट का मैं हिस्सेदार हूं, मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं कि मैं एक तरह से पूरे जनता को, आवाज़ को, अपने जो मुझे धर्मपुर की जनता ने इतना मौका दिया है, मैं जनता की आवाज़ को नीचे लगने नहीं दूंगा। और मैं घबराने वालों व्यक्तियों में नहीं हूं, और मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं। इसलिए मुझे पार्टी, सरकार जो भी कार्य करने के लिए कहेगी, अंततः मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा। चंद्रशेखर जी, द न्यूज़ रडार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मनीष जी मुझे बोलने का अपने चैनल पे मौका दिया, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप मेरे क्षेत्र के अंदर आएँ, और मैं आपको बताऊँगा कि विकास मॉडल जो प्रचारित हुआ पूरे प्रदेश भर में, उसकी वास्तविक स्थितियाँ ज़मीन के ऊपर क्या हैं,
और दुख इस बात का है कि मीडिया एक तरफा रिपोर्ट देता रहा, पर मुझे खुशी है इस बात की, जिस दिन मीडिया मेरे बारे में बोलना शुरू कर देगा, मुझे ऐसा लगेगा मैं जनता की आवाज़ नहीं बन पाया। तब जनता की आवाज़ जब तक बना रहूँगा, मीडिया मेरे खिलाफ रहेगा। मैं इस बात को भी जानता हूँ, मीडिया ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ये ऑफ द रिकॉर्ड ले लो चाहे ऑन रिकॉर्ड ले लो, मेरे खिलाफ ही रहा मीडिया। चाहे धर्मपुर का मीडिया था, कभी किसी ने किसी संघर्ष को नहीं देखा, यही देखा कि चढ़दियाँ कलां च कौन है, बस उसी की बल्ले बल्ले होती रही। हम एक आम परिवार के हैं, हम जनता की आवाज़ उठाते रहे, हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। जब राजा वीरभद्र सिंह जी भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लोग उनसे चेयरमैन बनने के लिए कहते थे, हम नहीं बनते थे। हमने कहा हम नहीं बनेंगे, हमें कोई इच्छा नहीं है इस तरह की, हम जनता की सेवा के लिए है। आज भी हम वहीं पे कायम हैं, तो जनता के साथ रहेंगे और आपका सहयोग रहा तो हम सही तस्वीर जनता के बीच में लाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।